पर हम लोगों ने समस्याओं को देखा, समझा, उसको प्रेस वार्ता के माध्यम से, जिले के वीडियो बनाकर और अन्य माध्यमों के सोशल मीडिया के माध्यम से उसको साझा करते रहे। जिले का एक वहाँ अधिवेशन भी हुआ। संक्षिप्त तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पश्चिम चंपारण में जो यात्रा के उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य ये है कि समाज से मत के सही लोगों को निकाला जाए, जो बिहार में एक नई बेहतर विकल्प, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ना चाहते हैं। तो पश्चिम चंपारण में ये संख्या आज के तारीख में करीब करीब 5600 लोगों की है। ऐसे लोग जिनको समाज ने ये माना या बताया कि ये सही लोग हैं, इन्होंने समाज के लिए अपने जीवन काल में कुछ किया है, धरती से जुड़े हैं, इनमें कुछ न कुछ काबिलियत है जो समाज के लिए वो कुछ कर सकते हैं। ऐसे 5600 लोगों के आसपास पश्चिम चंपारण से निकाले गए हैं। अभी उनकी जो पब्लिक सर्वे वगैरह है, जांच वगैरह की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आने वाले 15 से 20 दिनों में पश्चिम चंपारण के हर प्रखंड से कितने लोग संस्थापक सदस्य के तौर पर इस सोच से जुड़कर निकाले गए हैं, उसकी सूची अगले 15 से 20 दिन में व्यवस्थित तरीके से जारी कर दी जाएगी। इसके बाद एक और जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर पंचायत का वहां के स्थानीय समस्याओं के आधार पर विकास के लिए हर पंचायत का एक 10 साल का मैनिफेस्टो बनाना, विकास की योजना बनाना। तो पश्चिम चंपारण के भी सारे 300 से ज्यादा जो पंचायत हैं और नगर क्षेत्र हैं, उनका ये मैनिफेस्टो करीब करीब बना लिया गया है। और पश्चिम चंपारण से निकलने से पहले मेरी जो अपना जो काम करने का तरीका है, मैंने उसके तहत उस काम को वहां पूरा कर लिया है, ताकि पदयात्रा जब खत्म हो तो जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि टोटल 8500 पंचायतों और 2000 नगर क्षेत्रों का वहां के स्थानीय समस्याओं के साथ साथ वहां पर जो संभावना है विकास की, दोनों को मिलाकर हर पंचायत, हर नगर क्षेत्र का एक 10 साल का योजना बनाया जाए। अब मैं पिछले 3 दिनों से आपके जिले पूर्वी चंपारण में हूँ। पूर्वी चंपारण में पहले मैंने पहाड़पुर से शुरू किया, वहां 2 दिन बिताने के बाद मैं अरेराज में हूँ और आज कल मैं अरेराज में करीब हम लोग 22 किलोमीटर चल कर आए। आज फिर से 20-22 किलोमीटर चलेंगे, हर सिद्धि तक पहुंचेंगे। मेरा जो शुरुआती आकलन है, जो अभी मैंने पिछले 2-3 दिनों में देखा, पहाड़पुर और अरेराज में जो 2 दिन में देख पाए हैं, जो समस्याओं का आकलन है, उस पर तो मैं आगे ही बता पाऊंगा। लेकिन पश्चिम चंपारण के जो प्रखंड हैं, उसके मुकाबले ऑन द मार्जिन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस शब्द को, ऑन द मार्जिन थोड़ी सी स्थिति बेहतर दिखी। और उसकी वजह एक शायद ये है कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या नहीं है। पश्चिम चंपारण में ज्यादातर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, या वहाँ नदियों के जो जल कटाव का मामला है, या दूसरी जो समस्याएं जल संसाधन को लेकर है, उसकी वजह से है। सड़कों की स्थिति भी थोड़ी सी मुझे, कम से कम पहाड़पुर प्रखंड में अभी तक जिन सड़क से मैं चलकर आया हूँ, पहाड़पुर अरेराज में, वहां पर थोड़ी बेहतर है। हालांकि पश्चिम चंपारण में मैंने सड़कों के लिए जो बताया है कि ग्रामीण सड़क नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं है। वो लालू जी के राज में, जो जंगल राज में जो स्थिति थी, उससे भी भयावह स्थिति है। लेकिन पहाड़पुर और अरेराज के जिन क्षेत्रों में मैं अभी 3 दिन तक घूम पाया हूँ, वहां सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन प्रखंडों के मुकाबले थोड़ी बेहतर आप मान सकते हैं। कुछ गांव में अच्छी भी दिखी, कुछ गांव में खराब भी दिखी। अब यहां से मैं आगे चलना शुरू करूंगा। जिले की जो ओवरऑल विकास की स्थिति है, जो लोग बता रहे हैं, उस पर मैं कोई विश्वसनीय टिप्पणी जिले या पंचायत के स्तर पर यहाँ 5-7 दिन बिताने के बाद ही कर पाऊंगा। लेकिन जो 2-3 बातें दोनों जिलों में कॉमन है, अफसरशाही से परेशान लोग, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बिजली बिल की समस्या यहाँ पर भी लोगों ने, सबने करीब करीब पिछले 3 दिन में बताई है कि बिजली हर जगह आ गई है, लेकिन जो गलत बिजली बिल आ रहा है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था, उसमें भी दोनों जिलों में अभी तक कोई फर्क नहीं है। जो स्कूल और कॉलेजेस की स्थिति है, जहाँ बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, और जहाँ दोनों है वहाँ विद्यार्थी ही नहीं है। तो शिक्षा की स्थिति करीब करीब वही है। स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर मैंने पश्चिम चंपारण में भी ये बताया था कि चूंकि हम लोग बिल्कुल गांव में घूम रहे हैं, पंचायतों में घूम रहे हैं, तो मैं अनुमंडल या
जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है उस पर बहुत कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं वहां जाता नहीं हूं। लेकिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैं पश्चिम चंपारण में 50 दिन रहा और यहाँ पर 3 दिन से हूँ, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था करीब करीब नगण्य है। कोई सब सेंटर, कोई ज्यादातर लोग प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनकी सेवाओं पर निर्भर हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर एक चीज अलग पश्चिम चंपारण से ये देखी कि लोगों ने बताया कि वो इलाज के लिए मोतिहारी और पटना जाते हैं, जबकि पश्चिम चंपारण में लोगों ने बताया था कि वो इलाज के लिए गोरखपुर और कुशीनगर जाते हैं। तो उस नजरिए से इस जिले में शायद ये थोड़ा पटना के करीब होने की वजह से, या मोतिहारी चूंकि पुराना जिला हेडक्वार्टर रहा है, तो स्वास्थ्य जो प्राइवेट स्वास्थ्य प्रोवाइडर है उनकी विश्वसनीयता शायद थोड़ी यहाँ ज्यादा है, या मोतिहारी में लोग आते हैं, ऐसा लोगों ने बताया। बड़ी संख्या में जो बीएमएस डॉक्टर हैं, जो लोकल डॉक्टर हैं, उन्हीं के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसी पर लोगों की चिकित्सा सेवाएं आधारित है। हर घर नल के जल की जो योजना है वो मुझे 6 या 7 जगह पे अभी तक पिछले 3 दिन में ऐसा दिखा जहां पर नल की जल योजना बनने के समय से अभी तक चल रही है। लेकिन उसको लेकर भी मैं कह सकता हूं कि जो मैंने पश्चिम चंपारण में अभी तक देखा है उसके मुकाबले इन दोनों प्रखंडों में कम से कम हर घर नल की जल की योजना की स्थिति थोड़ी बेहतर है। एक जो शौच की स्थिति है, ओडीएफ, पश्चिम चंपारण में मैंने हर प्रेस वार्ता में ये बताया कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां आप गमछा बांधे हुए, नाक पर बिना गमछा बांधे निकल सकते हैं। खुले में शौच करीब करीब 60 से 70% गाँव में खुले में शौच आपको दिखता है। अभी तक जिन जगहों पर मैं अरेराज और पहाड़पुर में गया हूँ वहां पर उस पर भी थोड़ी सी स्थिति बेहतर दिखी। कई गांवों में गांव से निकलते समय खुले में शौच नहीं दिखा। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि शायद वहां शौचालय बना है या लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ओडीएफ की स्थिति नहीं है, ओपन डिफेकेशन फ्री नहीं हुआ है। ये जरूर है कि पश्चिम चंपारण के कुछ प्रखंडों के मुकाबले यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। बाकी लोगों के पास रोजगार नहीं है, बच्चे जो है वो हर जगह यही मिले, उन्होंने बताया कि रोजी रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई बिहार में या मोतिहारी में, चंपारण में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये बातें जो जनरल है, जो आपके जानकारी में है। अब आप अपने प्रश्न कर सकते हैं पश्चिम चंपारण को लेकर, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज जो हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे मैं और समय यहाँ बिताऊंगा, क्योंकि यहाँ महीने भर से ज्यादा मैं रहने वाला हूँ, 450-500 किलोमीटर जब पैदल चल लेंगे इस जिले में, तब मैं आपको विश्वसनीय तरीके से और बातें बता पाऊंगा। धन्यवाद। अब आपके प्रश्न है सर कि आपने कहा कि मुझे वो क्या समीकरण नहीं बनाना है, मुझे विकास करना है, इस दिशा में क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा अभियान है, ये कोई दल बना के, कोई समीकरण बनाकर चुनाव जीतने का अभियान ही नहीं है। मैं मंच से भी कह रहा हूँ, बिहार की जो आज स्थिति है वो किसी एक व्यक्ति या दल की वजह से नहीं है। ये तो 60-65 साल से हम लोग 1965 के बाद से लगातार बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले विकास के मानकों पर पिछड़ता रहा है। उसमें कई मुख्यमंत्री आए, कई दलों का शासन हुआ, कई दलों ने प्रयास किए होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन आज जो स्थिति है बिहार की, वो तो आपके और हमारे सामने है। आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य आज से 20 वर्ष पहले भी था, 40 वर्ष पहले भी था और आज भी है। तो अगर ये स्थिति बदलनी है तो किसी एक व्यक्ति के आ जाने से, एक दल के बन जाने से, या मेरी बड़ी बड़ी घोषणाओं के करने से वो स्थिति सुधरेगी नहीं। ये स्थिति इसलिए ऐसी है क्योंकि यहाँ पर जो जनता है, जो हम लोग हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग 5 साल बैठ के विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो इन विषयों से अलग हटके जाति पर, धर्म पर, लालू जी का जंगल राज न लौटे इस पर, या फिर भाजपा को हराना है, इन्हीं 4 मुद्दों पर बिहार में मोटे तौर पर वोट पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रयास है वो, उसका एक उद्देश्य ये है कि जनता को, समाज को ये समझाया जाए कि जब तक आप अपने और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे और उसके अनुसार वोट नहीं डालेंगे, तब तक कोई व्यक्ति, कोई समीकरण, कोई दल आकर आपकी स्थिति सुधार नहीं सकता है। इसीलिए ये पूरा अभियान है। ये कोई दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। मैं, आप मंच से आप देख रहे हैं, मैं कहीं वोट किसी से मांगता नहीं हूं। मैं तो उलट कह रहा हूं
कि अगर आप मुझे वोट दे देंगे, मुझे नेता मान लेंगे, तो भी बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब आप हम सब मिलकर जगेंगे, इस बात की चिंता करेंगे कि भाई अगर बिहार की स्थिति सुधरनी है तो हमको आपको मिलकर ही प्रयास करना होगा। समाज के वो सारे लोग जिनमें क्षमता है, काबिलियत है, जज्बा है, उनको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो कोई तमिलनाडु, केरल, पंजाब से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। जो स्थिति बिहार में पिछले 30-40 सालों से बनी हुई है, यही स्थिति आगे बनी रहेगी। मैं तो ये मन से कह रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मुझे अगर आप विश्वास करके मुझे वोट देंगे तो उससे बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार की स्थिति सुधारनी है तो उसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोगों की सरकार बने, और उस सरकार को बनाने में, उस व्यवस्था को बनाने में मेरी भूमिका सूत्रधार की है। मैं नेता नहीं हूँ। कल हो कि जन सुराज अभियान अगर दल बन भी गया तो भी मैं उसका नेता नहीं हूँ। उस दल का नेता वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको बिहार के लोग मिलकर चुने, जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति हो, जिसकी बिहार की जनता पर जिसका यकीन हो। ये बात तो मैं रोज मन से दिन में 10 बार कह रहा हूँ। लोगों का आना कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, कहने वाले कौन हैं? कहने वाले लोग हैं नीतीश कुमार जैसे। अब नीतीश कुमार जी, थोड़ा उनका उम्र भी हो गया है और थोड़ी घबराहट भी है, अकेले भी पड़ गए हैं। तो होता ये है कि नीतीश कुमार जी बोलना कुछ शुरू करते हैं, कुछ और जाते हैं। अगर आपने जिस बयान का हवाला दिया उस बयान को ही आप देखेंगे तो उनका पहला लाइन है कि मुझे प्रशांत किशोर पर कुछ नहीं कहना है। फिर वो कहते हैं अरे भाई इनको तो कुछ नहीं आता है। फिर वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर को तो मैं इतना इज्जत करता था, मैं अपने घर में 2 साल रखे हुए, मेरे साथ मैंने घर में रखा था। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि कांग्रेस में अपना दल विलय कर लीजिए, और उसी वक्तव्य में उन्होंने कह दिया कि मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। इन चारों बातों में ना कोई सामंजस्य है, ना कोई लय है। ये चारों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो आप अपने घर में रख के मेरा इतना सम्मान क्यों करते थे? अगर मैं आपको कह रहा था कि कांग्रेस में विलय कर लीजिए तो मैं भाजपा का बी टीम कैसे हो गया? और अगर मैं भाजपा का बी टीम हूं तो कांग्रेस में आपका दल विलय कराने की बात क्यों करूंगा? तो ये तो यही दिखाता है कि उम्र हो गई है और कहीं ना कहीं वो एक डिल्यूजनल हो गए हैं नीतीश कुमार। अकेले भी पड़ गए हैं, सामाजिक राजनीतिक तौर से अकेले पड़ गए हैं। जिन लोगों के साथ वो आज सत्ता में बैठे हैं, मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, वो तो इनको 1 मिनट यकीन नहीं करते हैं। इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना तो नीतीश जी तो इन लोगों से बात ही नहीं करते थे। बात तो मैंने की है, मेरे थ्रू किया है उन्होंने। अब वो जिनके साथ बैठे हुए हैं, जिनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या एटलीस्ट दिखावा कर रहे हैं, उन पर तो उनका खुद का यकीन नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बात आप कहते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मैंने जीवन में अपना सब कुछ इसलिए दांव पर लगाया है कि मैं किसी का बी टीम और सी टीम बन के काम करूं? मैं एक ही बस मैंने जनता की ठेकेदारी ली है, जनता का काम लिया है, और बिहार की जनता को जिताने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ करेंगे। आप उसकी चिंता न करें। और जो लोग भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, पिछले 10 साल में जिस दल, जिस नेता का भी मैंने हाथ पकड़ा है, वो चुनाव नहीं हारा है, उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं कोई अपने मुंह से बड़बोली बात नहीं कहता हूं, लेकिन आप विश्वास